हेलो बच्चों। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 10 और आज पढ़ेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह बराबर है, यूनिफॉर्म, उसमें जब डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से डाइपोल घूमता है। अब डाइपोल पे कितनी फोर्स लगती है, कितना टॉर्क लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, किस तरह के सवाल बनते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ये सारी बात आज के लेक्चर में होगी। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको यह बताया था, लेक्चर नंबर 9 में, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सिखाया था एक्सिस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और फिर एट एनी पोजीशन पे। So a very good morning to all my dear students. My name is Alak Pandey and this is your very नटखट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो चलिए पेन और कॉपी को निकाल लीजिए और चूहा खाना बंद कर दीजिए, इधर उधर लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। अगले आधा घंटा 40 मिनट्स आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें इस चैनल पे। तो लगिए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या है? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क याद है? वो 11th की कहानी टॉर्क वाली याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, 11th की कहानी टॉर्क भूल गया मैं। 11th में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। गजनी बन जाते हो तुम लोग 11th के नाम पे। कौन सा 11th? हाँ कौन सा 11th? तो ही बताएंगे। अच्छा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर तरफ बराबर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस में हर जगह समांतर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल समझते हैं? दो पोल वाला, है ना? नो नो, नॉट फिजिक्स वाला, दो पोल वाला। मान लो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। एक यूनिफॉर्म मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं एक डाइपोल रखूंगा। मैंने यहाँ पे इसमें एक डाइपोल रख दिया। पुर्र पुर्र चू चू टू टू चू टू 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 पुर्र। मैंने एक डाइपोल रख दिया। यहां मैं रख दूंगा प्लस क्यू चार्ज, यहां मैं रख दूंगा माइनस क्यू चार्ज। बन गया डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू। यहां बोलूंगा इस डाइपोल का सेंटर, सेंटर को मैंने बोला O, मैंने बोला ये साइड की डिस्टेंस L, ये साइड की डिस्टेंस L, डाइपोल की लेंथ हो गई 2L। यहां से यहां डिस्टेंस 2L, ये L, ये L, ये डाइपोल का सेंटर, यहां माइनस Q, यहां प्लस Q। अब मेरे को दो बातें बताओ, सोच के बताओ। क्या? कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो? नहीं, ये बताओ कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितनी होगी, इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितनी होगी, कूल इस पे कितना फोर्स लगेगा, कूल। तो आपको पता है कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर? F इज इक्वल्स टू QE। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर कुचुक QE। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। देखो ये एक रूल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज है तो उस चार्ज पे लगती है फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, ऐसे। तो ये दो फोर्सेस पे लग रही है, QE इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दे विल कैंसिल ईच अदर एंड हेंस यू विल गेट द नेट फोर्स इज 0। सो इस बात को यहां से लिखें, बॉक्स बनाएं, इसको याद करें, इसको दिल में उतार लें कि कभी भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पे लगने वाली नेट फोर्स 0 होती है ऑलवेज। याद रखें, कभी भी आ सकता है सवाल, कभी भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म वर्ड जरूरी है, नॉन यूनिफॉर्म में इसके बारे में नहीं कह सकते। हर जगह बराबर हो इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती, यहां पे कम होती, नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म नहीं है, यहां ज्यादा यहां कम, तो भैया ये फोर्स ज्यादा हो जाती, यहां ई की वैल्यू बड़ी होती, यहां ई की वैल्यू छोटी होती, तब फोर्स कैंसिल नहीं होती, कह नहीं सकते। तो सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए बात सही है कि ऑलवेज नेट फोर्स इज 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो दो फोर्सेस हैं, दे आर टू इक्वल एंड अपोजिट एंड नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, कितनी अंग्रेजी हो गई, मतलब दो बराबर की फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन देखो ऐसे सेम हो जाता, ये इसको कह रहे हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाता। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये फोर्स सेम लाइन पे है? नहीं, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है। अगर यही फोर्स ऐसे होती, कचक 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 कचक, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होता। तो बच्चों, जब भी मेरे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगी, जब भी मेरे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हों विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो ऐसी फोर्सेस क्या करती हैं? ऐसी फोर्सेस, अब जरा सोचो क्या होगा, जरा सोच के देखो। एक फोर्स इधर से, एक फोर्स, ये घूमने नहीं लगेगा, ये इसे रखा, इसको इधर खींचो, इससे इधर खींचो, इमेजिन करो ये रखा हुआ है, ये चल नहीं सकता, ये आगे पीछे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि एफ नेट 0 है, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, बट ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब ये आगे पीछे नहीं बढ़ सकता, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, अपनी जगह पे रुका है, क्योंकि इस पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है। मतलब अगर चल रहा होगा तो वैसे ही चलेगा इक्विलिब्रियम में, इतना समझ लो। इक्विलिब्रियम समझते हैं ना, फोर्स 0। पर अगर इस पे एक फोर्स इधर एक इधर, तो ये गोल गोल घूम सकता है। तो जब भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, किसी बॉडी पे लगे विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, then it will produce torque about, या ऐसे लिख लो, it will rotate about center of mass, नहीं यहां पे जो पॉइंट O है, या इसी को आप बोल दो COM, अबाउट सेंटर ऑफ मास O, इसके अबाउट ये सुर घूमने लगेगा। इसको आप स्पिन मोशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पिन। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये स्पिन कर रहा है, स्पिन ऐसे कच 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 घूमने लगेगा। क्लियर हो गया? बस यही कहानी इसमें पढ़नी थी, इतना ही है। इसके अंदर तो बाकी पूरी बची हुई फिजिक्स है 11 की, मैथ्स वगैरह लगानी। कंसेप्ट यही था कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, इतना ही कंसेप्ट आना था। खत्म। कि भैया इस पे एक फोर्स क्यू इधर, एक फोर्स क्यू इधर, नेट फोर्स हो गई 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये घूमने लगेगा। लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तो ये नहीं घूमता। घूमने लगा तो हमने बोला किसके अबाउट घूमती है ऐसी बॉडी? सेंटर ऑफ मास। जब नेट फोर्स 0 हो और इक्वल एंड अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने। अब बात हुई कि भैया कोई चीज घूम रही है तो उसके पास क्या होना चाहिए? टॉर्क होना चाहिए। तो हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं? जहां फोर्स लग रही है वहां से, और जिसके अबाउट घूम रही है वहां तक, मतलब इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे बाहर निकलती हुई ऐसे अंदर जा रही, इसी के अबाउट तो घूम रहा है। देखो और ये है लाइन ऑफ, सॉरी ये है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसी के अबाउट तो घूम रहा है। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सक 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 सक। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये होता है बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रही है, ये रही सन, ये, और ये रही फोर्स। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा सोचो क्या होगा। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट तो घूम रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है, डाइपोल ऐसे कच 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 कच। तो ये फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो, इस लाइन और इस फोर्स के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है?
ये देखो ये फोर्स है, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। बच्चों ये एंगल L है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ना से ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। लेट्स जस्ट अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ठीक है। एल के दो कंपोनेंट होंगे, इधर आएगा एल कॉस थीटा, इधर आएगा एल साइन थीटा। सबको ये बात समझ में आती है? ये एल है, ये थीटा है, तो इस तरफ कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, इस तरफ साइन थीटा। जिधर एंगल थीटा हो उधर कंपोनेंट कॉस थीटा को ले लो स्वाहा, उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है स्वाहा, एल साइन थीटा। यानी अगर हमें टॉर्क निकालना है इसकी वजह से, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली कहानी? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सुक 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 सुक, और ये है फोर्स, ट्यू ट्यू ट्यू। ये देखो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ट्यू ट्यू ट्यू। अरे भैया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया? एल से। अब क्लियर है? दिस इज फोर्स, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज फोर्स। सी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है? एल साइन थीटा। तो इसकी वजह से टॉर्क बनेगा क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। अच्छा इसकी वजह से भी तो टॉर्क बनेगा सर? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो दोनों की वजह से हमें टॉर्क निकालना है। मैं इसको आप की इजाजत हो तो मैं मिटा दूं, इजाजत है? मिटा दूं? ओके। इट रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स जीरो ही होगा। अब बात हो रही है टॉर्क की। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टॉर्क बनेंगे, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। ये भी घुमाना चाह रहा है, ये भी घुमाना चाह रहा है। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अब पता नहीं प्लस हो कि माइनस हो, समझ रहे हो ना? मतलब टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। क्या पता दोनों का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो, कैंसिल होकर नेट टॉर्क जीरो आ जाए, क्या ही पता। खैर इसकी वजह से और टॉर्क निकालते हैं, सोचते हैं। ये ऐसे और ये यहां से ऐसे फिक्स्ड है ना, इसी के अबाउट घूमना है इसको। तो टुक टुक सुक 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 सुक, मतलब इसका टॉर्क तो ऐसे घुमा रहा, इसको मैंने बोला टाउ 1 ऐसे घुमाएगा। टाउ 1 की वैल्यू हो गई क्यू ई, ये हो गई फोर्स। भाई टॉर्क की वैल्यू क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों फोर्स कितनी है? क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चों को बहुत डाउट रहता है। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिख रहा है, ये डिस्टेंस एल साइन थीटा। अच्छा कैसा है? ऐसे सुक 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 सुक, क्लॉकवाइज बोल सकते हैं इसको, कुछ 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 क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, यस और नो? ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज। इस पे आओ, अब ये रही फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से ये वाला देखो ना, कचक कचक कचक, ये हुआ परपेंडिकुलर, कचक कचक कचक, ये हुआ ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स, ये इनके बीच का देखो, ये फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये एल है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, बोलो सही है? इससे भी थीटा, एल का इधर कंपोनेंट एल कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एल साइन थीटा, एल का इधर कंपोनेंट एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, यानी ये भी क्यू ई इंटू एल साइन थीटा होगा। अभी मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, ये भी हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका डायरेक्शन बताओ, ऐसे फिक्स्ड है या ऐसे लगी फोर्स? ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भाई, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। बोलो क्लियर है? क्यू इंटू एल साइन थीटा, क्यू इंटू एल साइन थीटा, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, दोनों साथ में, देखो ना, दोनों एक ही तरह घुमाने बचा रहे हैं सेम तरह से। सो फाइनली द आंसर विल बी 2QEL साइन थीटा। अब जरा इसमें कारस्तानी करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इम बिंगा डिंगा बिंगा बिंग, Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। ये क्या किया आपने सर? इसको पहचान रहे हो? हाँ सर, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, इसको क्या बोलते थे? डाइपोल मोमेंट,
डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज, कोई भी एक चार्ज उठा लो, है ना, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कोई भी एक उठा लो Q, और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितना है? 2L। तो ये क्या बन गया? डायपोल मोमेंट इंटू E इंटू साइन थीटा। सो नेट टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज P E साइन थीटा। P डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, P इज Q इंटू 2L। अच्छा अच्छा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा क्या चीज है? थीटा इज द एंगल बिटवीन कच्चू एंड कच्चू। व्हाट इज दिस कच्चू? क्या मुझे आप डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता सकते हो? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है? ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऐसे, यानी डायपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। देखो ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का हुआ, ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव, यही तो है डायपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा। सो हम कह सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द, देखो ये डायपोल मोमेंट होगा ऐसे, कच्ची कचकू P और E। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यार ऐसा हो रहा है P और E के बीच में एंगल थीटा है और P साइन थीटा लिखा है, तो क्या इसको मैं P क्रॉस E भी लिख सकता हूं, या हो सकता हो E क्रॉस P लिख सकता हूं? दोनों बातें सही है ना। मान लो कहीं लिखा हुआ है A B साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, तो क्या इसको हम A क्रॉस B या B क्रॉस A लिख सकते हैं? अब बात यह कि क्या लिखें, P क्रॉस E लिखें कि E क्रॉस P लिखें? ये एक सवाल फंसा है, इसे सोचना पड़ेगा। सोचते हैं भाई, सोचते हैं। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यार टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ रहा है? फाइनली मेरे ख्याल से टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज। बोलो यहां तक बात समझ में आई? मैंने टॉर्क निकाला, P साइन थीटा आया। अब P साइन थीटा को लिखने का दो तरीका, या तो P क्रॉस E या तो E। अच्छा दोनों अलग होता है वेक्टर में, ये तो पता है ना 11th में, दोनों सेम नहीं होते क्रॉस प्रोडक्ट में, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो अब P क्रॉस लिखना है कि E क्रॉस P? P के बीच में एंगल कितना है? थीटा। P साइन थीटा, जैसे AB साइन थीटा A क्रॉस B है, B क्रॉस है, तो ये लिखें कि ये लिखें? सवाल ये था। तो हमने देखा कि P का डायरेक्शन ये, P का डायरेक्शन ये है डायपोल मोमेंट का, बोलो सही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एंगल ये थीटा। अब जरा P क्रॉस E का डायरेक्शन देख लेते हैं, E क्रॉस P का डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन की तो कहानी है, P क्रॉस E की वैल्यू P साइन थीटा, E क्रॉस P की वैल्यू भी P साइन थीटा। डायरेक्शन अलग अलग होता है, बस जिसका डायरेक्शन टॉर्क से मैच कर जाए वही वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा P क्रॉस E, क्या करो, यहां पे एक स्क्रू रखो, उसको P से E की तरफ घुमाओ, P से E की तरफ, P से E की तरफ, कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो P क्रॉस E का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इसकी वैल्यू कितनी है? P साइन थीटा। E क्रॉस P की बात करो, E से P घूमो, E क्रॉस P, E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। E क्रॉस P की वैल्यू कितनी होती है? EP साइन थीटा। P क्रॉस E की P साइन थीटा। पर डायरेक्शन किसका मैच कर रहा है टॉर्क के साथ? P क्रॉस E। सो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम सही बोलेंगे। सो आवर फाइनल आंसर विल बी टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। फाइनल आंसर P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में वैल्यू कोई पूछे तो P E साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। ये भी हो सकता था, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? E P साइन थीटा, पर इसका डायरेक्शन यार एंटी क्लॉकवाइज। E से P घुमाओ, E क्रॉस P एंटी क्लॉक, P से E क्लॉकवाइज, और टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा था। क्लियर? यही है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, P क्रॉस E। इसका डेरिवेशन कई बार पूछ लेता है पेपर में, नोट कर लें। कर लिया? चलिए अब इस पे आपसे एक दो बातें करना स्टार्ट करें। नोट कर लिया पूरा? डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, P E के बीच का एंगल थीटा, P क्रॉस E इधर आ रहा था, टॉर्क भी इधर आ रहा था, तो हमने
कह दिया दोनों सेम है। वैल्यू पी साइन थीटा आ रही थी। पी साइन थीटा को लिखने का तरीका है पी क्रॉस ई क्रॉस पी। ये मैच कर गया तो लिख दिया। आप यहां तक पकड़ लो, कहानी यही थी। इसके बाद तो हमने सोचा कि इसमें से क्या कर ले। ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसका डायरेक्शन अपोजिट था, एंटी क्लॉकवाइज था। मिटा लें, दोनों ऐड क्यों हुए? क्योंकि दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन थे, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज। पी क्रॉस ई। चलो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें मिल गया पी क्रॉस ई। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, इस पे बात करते हैं। टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E। अब हम बात करेंगे कि ये टॉर्क कब मैक्सिमम और कब मिनिमम। सब पहला सवाल, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम? ठीक है, तो यार टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है P क्रॉस E, यानी P E साइन थीटा। अब P तो फिक्स होगा, डाइपोल मोमेंट डाइपोल का फिक्स होता है भाई, Q फिक्स है, चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, यानी टॉर्क डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे। सो अगर टॉर्क को आपको मैक्सिमम बनाना है तो साइन थीटा को भी मैक्सिमम बनाना होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन थीटा 1 कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, है ना। प्लस माइनस 1 ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस 1 ले सकते हो। 90 हो या 270 डिग्री हो, बहुत कंफ्यूज ना होना इन सब में। मतलब सिंपल सी बात है कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, दोनों का एक ही मतलब है। +1 देखो 90 डिग्री पे आएगा, -1 270 पे आएगा। अरे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड काच खच खाच, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे डाइपोल रख दो, यहाँ पे +Q यहाँ पे -Q। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया एंगल 90 डिग्री। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। कितना टॉर्क हो जाएगा? टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P E, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, खत्म। टॉर्क की वैल्यू P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू ये कितना है बच्चों? L। ये कितना है? L। तो ये हो गया Q इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इंटू E। ये हो जाएगा टॉर्क इसमें। क्लियर है? 90 डिग्री। 270 में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। 270 में उल्टा कर दो 270 डिग्री, तब P ऐसे नीचे होगा, E इधर होगा, है ना। 270 डिग्री का कहानी समझना है, इसी में समझा दें, इसी में समझ लो। 270 डिग्री ऐसे, यहाँ पे +Q यहाँ पे -Q। देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा P, और एंगल कहाँ से मेजर करो? एंगल मेजर करो पॉजिटिव E से, तो 90 90 90। देखो ये एंगल पूरा 270। एंगल कहाँ से लेना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। अब ये मत कहना कि ये भी 90, ऐसे लेमैन लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल भाषा में इसको 90 बोल सकते हो, पर एकदम प्रॉपर मैथ्स लगाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ से पूरा एंगल नहीं आ 90 90 90 270 डिग्री। यहाँ पे भी टॉर्क मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। सो द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन dipole moment and electric field are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. Clear? Clear? मिटार दें? ओके। देखो अब हमने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप डाइपोल रखते हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आता है। नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, याद करो, नेट फोर्स कितना था? 0। ऑलवेज अगर आप डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगी। कब? ऑलवेज। क्या उसके ऊपर टॉर्क भी 0 हो सकता है या हमेशा होता है? सवाल है। तो हमने देखा नहीं, टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क की वैल्यू तो आ रही है P E साइन थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं P क्रॉस E। क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है कि टॉर्क कभी 0 नहीं होगा? अब यही सवाल है।
तो टॉर्क मैक्सिमम देख लिया, अब बात करते हैं टॉर्क मिनिमम या टॉर्क जीरो की। व्हेन इज दिस टॉर्क मिनिमम और जीरो? क्या ये टॉर्क मिनिमम या जीरो कभी हो भी सकता है कि नहीं? फोर्स तो पक्का जीरो होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स तो पक्का जीरो। क्या टॉर्क भी जीरो हो सकता है? दोनों साथ में जीरो तो पूरा इक्विलिब्रियम, ना चल सकते हैं ना घूम सकते हैं। क्या ऐसा होगा? और देखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा। टॉर्क को मिनिमम होने के लिए साइन थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो कब आती है? जब थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री या थीटा की वैल्यू हो 180 डिग्री, है ना? 0 या 180 यानी पाई। हाँ तो है, दो कंडीशंस हैं जब टॉर्क जीरो होगा। डेफिनेटली भाई साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टॉर्क जीरो। हाँ तो टॉर्क जीरो की कंडीशन है मेरे पास, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो अंडर दीज टू कंडीशंस। जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो हो या 180 हो। जैसे दोनों बनाया जाए, ध्यान से, दोनों अच्छे समझा देता हूं ये पे, ध्यान से। अब इसके नोट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में आएंगे वहां पे ये चीजें बहुत डिटेल में मैंने लिखी है और यहां मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सुनना ध्यान से। दोनों सिचुएशन को मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा। दो केस में टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है। पहली वाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई, इसमें भी कितनी है? ई। अच्छा ठीक है, और पहले इसकी बात करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, चीटा नहीं थीटा, चीटा इज इक्वल्स टू जीरो। चीटा खाएगा क्या चूहा खाने के बाद? थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल जीरो। ऐसा ऐसा, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, पी यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई, एंगल कितना हो गया? जीरो। बोलो समझ में आया? इस केस में नेट टॉर्क बॉडी पे कितना होगा? जीरो। नेट टॉर्क जीरो, थीटा जीरो पे टाउ नेट जीरो। जरा इसको फील करोगे? पता है क्यों जीरो हुआ? क्योंकि जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थी ना, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। शुरू में मैंने क्या था? शुरू में आपने कहा था कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, यहां लाइन ऑफ एक्शन सेम। चलो देखो, इस पे कितनी फोर्स लगेगी? क्यू ई, इधर माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। माइनस क्यू में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई, प्लस क्यू में फील्ड के डायरेक्शन में क्यू ई। क्या इस फोर्स से बॉडी रोटेट कर सकती है? कभी ना करेगी। इस फोर्स से ये खिंचेगा डाइपोल कि इसमें स्ट्रेस आएगा, बट ये घूम नहीं सकता। अब समझे? बिकॉज दी टू फोर्सेस हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये देखो, यही मैंने कहा था कि अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो टॉर्क ना बन पाएगा। तो टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो। टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो। फोर्स तो हमेशा जीरो होती है, नेट फोर्स डाइपोल पे हमेशा जीरो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो भैया फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, ये तो इक्विलिब्रियम है। बॉडी ना चल सकती है, ना घूम सकती है, ना बात कर सकती है, ना चूहा खा सकती है। बॉडी इक्विलिब्रियम में, मस्त इक्विलिब्रियम, मस्त इक्विलिब्रियम। जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, टॉर्क जीरो हो, तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। अच्छा जरा इस पे आओ, इस पे आओ। थीटा इज इक्वल्स टू 180। 180 180 180 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? सोच के बनेगा, मेहनत से बनेगा। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू लगाएगा। डाइपोल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डाइपोल ऐसे, एंगल कितना हो गया रे? 180 डिग्री। 180 डिग्री पे भी डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो, ये तो ऑलवेज, और नेट टॉर्क भी जीरो क्योंकि साइन 180 की वैल्यू जीरो। अब जरा सुनो, इसमें भी जरा देखो क्या हुआ। प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर क्यू ई। माइनस क्यू पे किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड, ऐसे क्यू ई। ध्यान से देखो, इन दीज टू फोर्सेस हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ऐसे दबाएगा डाइपोल कैसे? डाइपोल ऐसे घूमेगा क्या?
घूमेगा क्या? नहीं घूम पाएगा। अगर थोड़ा सा ऐसे होता ना तो घूम जाता, थोड़ा सा ऐसे होता तो घूम जाता। इन दो कंडीशन में डाइपोल नहीं घूम सकता, व्हेन थीटा इज 0 एंड व्हेन थीटा इज 180, डाइपोल कैन नॉट रोटेट। डाइपोल पे नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क। क्लियर हो गया? बिकॉज द फोर्सेज हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। या सिंपल फॉर्मूले समझ लो, पी साइन थीटा में थीटा 0 पे साइन थीटा 0, थीटा 180 पे साइन थीटा 0, तो टॉर्क 0। यानी ये भी इक्विलिब्रियम है। वाह वाह सर, दो दो बार इक्विलिब्रियम। अब अगर आपको याद हो क्लास 11th में, नहीं नहीं क्लास 11 की बात नहीं करना सर, सर क्लास 11 की बात नहीं, वो सदमा। पर अगर आपको याद हो क्लास 11th में दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, तीन तरह के पढ़े थे सर, आपने पढ़ाए होंगे। एक था स्टेबल, एक था अनस्टेबल, एक था न्यूट्रल। अब देखो क्या क्या होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल है। न्यूट्रल यहां मिलेगा नहीं। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। मतलब क्या है? देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा होता है जिसमें बॉडी बहुत खुश हो, इतनी खुश हो कि वहां से अगर थोड़ा सा हिलाओ बॉडी को, ऐसे बोलो ए यहां से हटो, नहीं वापस आ जाएगी। थोड़ा सा ऐसे हिलाओ, नहीं वापस आ जाएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन जहां से बॉडी को अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करें, स्लाइटली डिस्टर्ब करें, तो इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू रिटर्न बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो टुर वापस आ जाएगा। ऐसे करो, ऐसे टुर टुर वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा देखा जाए और देखते हैं। इमेजिन इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे, जस्ट इमेजिन मैंने इसको स्लाइट सा डिस्प्लेसमेंट दिया, स्लाइट सा छोड़ दिया। अगर ये वापस आ जाता है मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता। अब चलो ऐसे निकाल के इसे मैंने छोड़ दिया। जैसे ही यहां छोड़ोगे ऐसे स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, क्या किया मैंने? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट जैसे ही दोगे इसको, तो इस पे किधर फोर्स लगेगी? इधर लगेगी QE, और इस पे इधर लगेगी QE। दिखाई पड़ रहा है सबको? बहुत छोटा हो गया क्या? नहीं सर दिख रहा है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। हाँ, इस पे QE, इस पे QE। यार ये दोनों फोर्सेस को वापस घुमा के ही तो ले आएंगी। देखो ना, जैसे ऐसे घुमाया QE टुर वापस, इट विल रिटर्न बैक, इट विल रिटर्न बैक। वापस देखो नीचे आ जाएगा कि नहीं? जैसे ही घुमाया QE टॉर्क कैसे बना कि नहीं? वापस। तो ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो एक बात होती है, इस पूरी कहानी का एक मकसद है, इस पूरी कहानी का एक मकसद है, और मकसद एग्जाम में अच्छे नंबर पाना नहीं। वो मकसद ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, बड़ी सातिर होती है, सातिर। ये ना डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लाना चाहती है। आजा आजा मेरे डायरेक्शन में आजा, डाइपोल डाइपोल। ये ना डाइपोल को हमेशा अपने डायरेक्शन में लाना चाहती है। कहीं पे भी हो डाइपोल कहता है आजा मेरे डायरेक्शन में, और इसीलिए टॉर्क लगाती है। ये जो पूरी कहानी चल रही थी, अगर तुम ध्यान से इसको सोचना स्टार्ट करो अब, तो ये कोई फिजिक्स नहीं थी, ये एक साजिश थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। इसकी साजिश होती है कि डाइपोल जैसा भी रखा हो उसको हम अपने डायरेक्शन में कर लें, और इसीलिए पूरी कहानी खेलता है। टॉर्क, पी, साइन थीटा सब इसीलिए हो रहा था। सारी दुनिया इन्हीं के लिए चल रही थी। देखो कैसे, आपने ऐसे छोड़ा क्या होगा? टॉर्क इधर इधर, सॉरी फोर्स इधर इधर, टॉर्क पी ई सेम डायरेक्शन में, पी ई सेम डायरेक्शन में, पी ई सेम डायरेक्शन में। यही चाहता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड कि डाइपोल को अपने डायरेक्शन में कर लें। कैसा भी छोड़ोगे वापस यहीं आएगा, कैसा भी, पक्का। मान लो तुम इसको ऐसे छोड़ते डाइपोल को, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस पे फोर्स इधर, इस पे इधर, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे फोर्स इधर, इस पे इधर, यहां आके टॉर्क 0। इसके बाद आगे घूमेगा, समझे? मतलब तुम्हें ऐसे छोड़ा, इस पे फोर्स इधर, इस पे इधर, कुचिक, ये मान लो प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस पे फोर्स इधर इधर, नेट फोर्स तो 0 है, चलो ठीक है, पर टॉर्क तो बन रहा है। इधर फोर्स प्लस क्यू, इस पे इधर क्यू, कच 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 कच, यहां पे आके टॉर्क 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही मकसद है, टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। और यहां पे अलाइन हो चुका है, मतलब जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब तुम कहोगे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओ, कहेगा हट इतनी मुश्किल से किया, मैं वापस आएगा खच्चा। तो ऐसी पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन।
मैं इसको मिटा दूं ऊपर, ये कहानी में लिखना चाहता हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल along its own डायरेक्शन। मतलब इसका मकसद ही है थीटा को जीरो करना, और इसीलिए टॉर्क वगैरह लग रहा था। अभी दूसरे वाले एग्जांपल से ये बात और क्लियर आएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आया। एक तो इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो हो, तो हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। फोर्स जीरो होने से ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, टॉर्क जीरो होने से रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब इसकी वजह से अब घूम नहीं पाएगा, इसकी वजह से चल नहीं पाएगा। फोर्स की वजह से चलता है, फोर्स जीरो नहीं चले, मतलब चलता तो है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझते हैं उस बात। स्टेबल मतलब कि अगर यहां से थोड़ा सा हिलाएं किसी भी तरफ, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें तो वापस आ जाए। डिस्टर्ब किया, क्यूई लगा, वापस। नीचे भी डिस्टर्ब कर सकते हो, नीचे करो ऐसे। अब पॉजिटिव पे फोर्स इधर, नेगेटिव पे फोर्स इधर, कचक कचक, देखो ऐसे डिस्प्लेस कर लो, कहीं भी करके देख लो, सब आएगा सेम। मान लो स्लाइड डिस्प्लेस किया, इस पे फोर्स इधर क्यूई, इस पे फोर्स इधर क्यूई, बताओ क्या होगा? वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड यही करता ही है, डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लेके आता है टॉर्क लगा के। और अगर इसी पोजीशन में है ऑलरेडी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां से नहीं हिलना चाहता, अनस्टेबल। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइट सा डिस्प्लेसमेंट देने पे बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, है ना? तुमने डिस्प्लेस किया, वापस आओगी नहीं, अच्छा लगा हमें, चेक। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी बड़ी अनरेस्ट में है, यहां हम रहना नहीं चाहते, बांध के रखा है। मैं हूं तो इक्विलिब्रियम में, मैं बंधी हुई हूं, काश मुझे कोई यहां से आजाद करते। इसको आपने थोड़ा सा आजाद किया ना तो ये वापस नहीं आएगी, आजादी मिल गई, घूम जाएगी। जैसे इसको आजाद करोगे, टर, हम जा रहे हैं। आओ देखते हैं कैसे। जरा इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, ये मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू। प्लस क्यू पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड QE, माइनस क्यू पे लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड QE। बताओ इस पे टॉर्क कैसे लग रहा? आपने डिस्प्लेस ऐसे किया है, टॉर्क बताओ कैसे लगेगा? QE इधर, इधर QE ऐसे लगेगा, ऐसे धक। तो यार तुमने ऐसे डिस्प्लेस किया ना, ऐसे कुचुक। अगर स्टेबल होता तो ये वापस कुचुक हो जाता, क्यू टीयू, पर ऐसा नहीं, अनस्टेबल था। जैसे ही किया QE इधर, QE इधर, मतलब तुमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया और बॉडी फर्दर इसी डायरेक्शन में चली भी गई, बॉडी का मोशन इसी डायरेक्शन में, वापस अपनी पोजीशन पे आना ही नहीं चाहती, काहे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ गए? डिस्प्लेस करके चेक कर लिया करो, डिस्प्लेस किया, कचिक टर, QE धाड़। अच्छा होगा क्या, जरा सोचो होगा क्या, क्यों इधर क्यों गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन, वही होगा। देखो ये घूम के वापस ऐसा हो जाएगा, कचक। तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसको तो मौका मिल गया, अभी टॉर्क जीरो है, यहाँ पे रेस्ट पे था, मस्त, यहाँ की दिक्कत नहीं। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस पे क्यू इधर, इस पे क्यू इधर, सुर खच, माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, यही सिचुएशन बन गई। इसको डिस्प्लेस करोगे वापस ये इसमें भाग आएगा, देखो ना, ऐसे डिस्प्लेस किया, माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, यही तो होगा। किसी भी पोजीशन में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन, इसीलिए घूमा। नीचे रखोगे तो भी वापस घूम के यही, यानी अनस्टेबल से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो तो बॉडी वापस स्टेबल पे जाना चाहती है। स्लाइड डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से दोगे ना, यहां से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये वापस यहां नहीं आएगी, अनस्टेबल से कहां पहुंच जाएगी? स्टेबल में। समझ में आ गया होगा। देखो स्लाइड से डिस्प्लेसमेंट दिया, ये इधर क्यू इधर क्यू, सर खचक, माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू, देखो माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, कितना पी भी ऐसे, ई भी ऐसे, ये वाला सिचुएशन बन गया। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। जहां से बॉडी को स्लाइड से डिस्प्लेस करो तो बॉडी कहां पहुंच जाए? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कहानी समझ में आ गई? दो बार इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक 0 पे, एक 180 पे। 0 वाला स्टेबल, 180 वाला अनस्टेबल। नेट फोर्स ऑलवेज 0। नेट टॉर्क के बारे में क्या कहते हो? नेट टॉर्क में और में नॉट बी 0, में और में नॉट बी 0,
इन दोनों सिचुएशन में जीरो है, बाकी किसी सिचुएशन में जीरो नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना, द नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, द नेट टॉर्क इज जीरो, द नेट टॉर्क इज नेवर जीरो, द नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, द नेट फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो। इस तरह के ऑप्शन रहेंगे भाई, पकड़ पाओगे? नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्यूई क्यूई, बस कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट टॉर्क के बारे में दो सिचुएशन में जीरो होगा, 0 और 180, बाकी कभी जीरो नहीं होगा। मिटा दें, 0 पे स्टेबल, 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मिटा दें, ओके। सो नेट टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, और लास्ट में हम डिस्कस आपसे ये भी करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। अभी तो यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे देर से, लास्ट में हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। चलिए पहले एक सवाल आपसे करा देते हैं। ये सब सवाल बोर्ड में आ नहीं रहे, फिर भी हम कराते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मान लो ये डाइपोल को आपने ऐसे छोड़ा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल लिया, यहाँ पे चार्ज -q, यहाँ पे चार्ज +q, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये सेंटर O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, ठीक है ना, बढ़िया, डिस्टेंस L, डिस्टेंस L, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में? 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं इनका कुछ ना कुछ मास भी होगा, मास है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता, मास बिना चार्ज के रह सकता है, चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता, मास m है। हमसे पूछा कि आपने इस सिचुएशन में इसको छोड़ा, रहे इतनी काहे बार लिख दिए रे, हाँ आपने इसको इस सिचुएशन में छोड़ा, जस्ट एट द मोमेंट dipole is released, find angular acceleration, क्या बोलते थे इसको? अल्फा ऑफ डाइपोल। याद है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते थे अल्फा, वो पूछा है यहाँ पे। सोचें जेईई मेंस में आने के लिए एक खूबसूरत सा सवाल, मेंस लेवल का एक खूबसूरत सवाल, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स। क्लास 11 से रोटेशन उठा लिया, क्लास 12 से इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताएं भाई, बताएं किया जाए। चलो जैसे ही छोड़ेंगे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगता है? PE sin थीटा। P क्या है? डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, इंटू E इंटू साइन 30, एंगल दे रखा है ना। टॉर्क एकदम तुरंत निकालना क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कैसे निकलेगा? क्लास 11th में आपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा। I याद है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? जैसे F इज इक्वल्स टू ma होता था, वैसे टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा होता था। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर कैसे घूम रहा है, ठीक है। I की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पे? किसके अबाउट निकालोगे? इस पॉइंट के अबाउट, भैया इसी के अबाउट तो रोटेट कर रहा है। I याद है कैसे निकालते थे हम? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। R होता था डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, M होते थे मास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन M होता था मास। देखो M मास L डिस्टेंस दूर, M मास L डिस्टेंस दूर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालें तो हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो कितना हो गया? 2ml स्क्वायर। तो इस टॉर्क की जगह आप लिख सकते हो I अल्फा इज इक्वल्स टू Q2L E साइन 30, I की जगह 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू Q2L E साइन 30 की वैल्यू 1/2, सही है, 1/2। यहां से 2 कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, ml अल्फा इज इक्वल्स टू QE/2, यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू QE/2 ml। ये होगा इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे तो चेंज होगा ना एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि टॉर्क चेंज होगा, ये भी समझो, टॉर्क लगातार चेंज होगा,
पी साइन थीटा, थोड़ा सा घुमा थीटा चेंज हो गया, टॉर्क चेंज, थोड़ा सा घुमा थीटा चेंज हो गया, टॉर्क चेंज। टॉर्क कम होता जाएगा। कम क्यों होता जाएगा? थीटा कम होता जाएगा। देखो जैसे जैसे घूमता जाएगा थीटा कम हो जाएगा, टॉर्क कम, टॉर्क कम, टॉर्क कम, यहाँ के टॉर्क जीरो। अब फील्ड समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमाना चाहिए, पहले बहुत दूर था, बहुत तेजी से घुमाई, फिर धीमे 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 आजा 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 आजा, अलाइन हो गया, काम खत्म। क्लियर ये क्वेश्चन? समझ में आ गया? मिटा दें तो देखो यहाँ पे रोटेशनल और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉम्बिनेशन। जरा एसएचएम से कॉम्बिनेशन कराएं इसका। एसएचएम पढ़ रखा है कि छोड़ के आए? अब जो लोग छोड़ के आए उनके लिए सवाल भी छूट जाएगा, पर हमें तो कराना पड़ेगा। देखो जेईई मेंस का एक प्यारा सवाल और क्या बन सकता है कि आपने वही इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और स्लाइड से डिस्प्लेस कर दिया, है ना। ये देखो सवाल मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां बना के समझा देता हूं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल रखा था मस्त। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें एक मस्त डायपोल रखा था इसे शुरू में प्यार से, ऐसे खूबसूरत से, ऐसे, है ना। इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मस्त भाजी पाव खा रहा था, खुश था, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। ये चार्ज, इसका मास m, इसका मास m, इसे नहीं पता था दुनिया में और क्या क्या हो सकता है। फिर ये डायपोल मोमेंट मस्त एकदम खुश, स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने इसको स्लाइड सा डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया? स्लाइड सा डिस्प्लेस। इफ वी डिस्प्लेस डायपोल slightly from stable equilibrium position, तो अगर इसको हम स्लाइड सा डिस्प्लेस करें तो आपको पता है क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस लाएगी। जैसे ही छोड़ोगे इधर क्यू हुई, इधर क्यू, ऐसे जर्र वापस होगा। क्या कि वापस आके यहाँ रुक नहीं पाएगा। क्यों? अरे पढ़ा, अरे देखते हो कि नहीं, जब हम लोग साइकिल का ब्रेक लगाते हैं तो रुकते नहीं, थोड़ा आगे जाके रुकते हैं। वही बात इसने ऐसे क्या, ऐसे आके देखो, ये ऐसे पहले थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेस करो इसे, पहले तो इमेजिन करो जिंदगी में, इमेजिन किया सर इसको स्लाइड सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। ये एल सबको पता है सब, हमने इसको स्लाइड सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। छी कितना गंदा हो गया सर, अब क्या होगा सर, मेरे से कौन शादी करेगा, मैं इतना गंदा दिख रहा है, एल तो मैंने इसको स्लाइड सा डिस्प्लेस किया, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां से मान लो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर टॉर्क किधर लगेगा? क्यू इधर सुर वापस, पर ये वापस यहां रुकेगा थोड़ी ना, सुर खच, फिर रुका, थोड़ा सा आगे भाग आएगा ड्यू टू इनर्शिया, सुर खचक, फिर वापस टॉर्क प्लस क्यू पे इधर, माइनस क्यू पे फोर्स इधर, टुर खचक, फिर ऊपर निकलेगा, टुर कच 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 कच। तो यहां पे ये ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर देगा। राइट, इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट विल oscillate with small frequency. You have to find the time period of that oscillation. आपका सवाल है कि ये जो SHM होगा, खच 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 खच, पहले प्रूफ करो SHM होगा कि नहीं। Find the time period T of oscillation. SHM फील हुआ है सबको कि नहीं? आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, क्यू इधर सुर वापस आया, रुक नहीं पाया। ये देखो प्लस क्यू, ये माइनस, ये प्लस क्यू, ये माइनस, सुर वापस आया, रुक नहीं पाया, फिर इधर सुर। अब प्लस क्यू पे फोर्स इधर, माइनस क्यू पे इधर, खिचिक 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 टी, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर खिचिक 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 खिचिक। तो ऑसिलेशंस कर रहा है, उस ऑसिलेशन के टाइम पीरियड मांगा है। तो SHM के अगर आपको क्वेश्चन करने आते हैं तभी ये बनेगा आगे, वरना आप थोड़ा सा आगे बढ़ के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझे, या आप YouTube पे टाइप करें हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर SHM। दिस इज एंगुलर SHM। चलो सबसे पहले जैसे ही इसको मैंने घुमाया, आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसके ऊपर लगेगा एक रीस्टोरिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क बोला? रीस्टोरिंग। बच्चों रीस्टोरिंग मतलब वापस लाने वाला, रीस्टोर करे ओरिजिनल पोजीशन पे, टाउ।
जो वापस वहीं ले जाए जहां आया था, रीस्टोर। तो देखो इस पे फोर्स इधर QE, इस पे फोर्स इधर QE, तो मेरे ख्याल से तो टॉर्क इधर ही ला रहा है वापस कि चीक। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बच्चों PE साइन थीटा। अब देखो यहां दिया है कि स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट है? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा स्मॉल है। क्या हमने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा? तो क्या मैं लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल्स टू PE थीटा, लिख सकते हैं। अच्छा, SHM की कंडीशन होती थी कि प्रूफ करो कि फोर्स प्रोपोर्शनल है -x के, याद आ गया? अगर SHM पढ़ा है मेरे से, वरना बुक में पढ़ा होगा। फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के माइनस पे प्रोपोर्शनल है, यानी टॉर्क को प्रूफ करना होगा प्रोपोर्शनल टू -थीटा। भाई यहां फोर्स की जगह कौन आ गया? टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो ये चीज है भी, जब आपने थीटा इधर घुमाया तो टॉर्क देखो इधर लगा, अपोजिट डायरेक्शन। देखो जब थीटा ऐसे घुमा रहे हैं तो टॉर्क खिचक, थीटा ऐसे तो टॉर्क ऐसे, और थीटा ऐसे घुमाते तो टॉर्क ऐसे, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं टाउ इज इक्वल्स टू -PE थीटा, कोई बात नहीं, एकदम क्लियर जस्टिफाइड। या ऐसे लिख लो -थीटा वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क की जगह I अल्फा इज इक्वल्स टू PE माइनस थीटा। अब SHM में याद हो आपको एक्सक्लरेशन आना चाहिए था -ω²x। ये SHM की कंडीशन होती थी कि एक्सक्लरेशन की वैल्यू -ω²x दिख जाए। अब यहाँ एक्सक्लरेशन तो है नहीं, एंगुलर एक्सक्लरेशन इज इक्वल्स टू -ω², और x की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। SHM की बातें हैं सब, आपको देखना पड़ेगा SHM का लेक्चर। लीनियर की जगह एंगुलर एक्सक्लरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो I अल्फा की जगह -ω² थीटा इज इक्वल्स टू PE इंटू -थीटा। यहां से थीटा ने थीटा को मारा, माइनस ने माइनस को मारा, ओमेगा की वैल्यू आ गई √PE/I। यहां से टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ω, यानी 2π√I/PE। बड़ा फेमस है ये सब टाइम पीरियड, किताबों में लिखा रहता है फॉर्मूले के फॉर्म में। यानी टाइम पीरियड क्या आएगा इसका? 2π√I/PE। अब कई लोग इसको टॉर्क रट लेते हैं, टॉर्क नहीं है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो पूरा SHM मैंने समझाया। लीनियर की जगह एंगुलर था तो थीटा आ गया, तो F इज इक्वल्स टू -x की जगह मैंने टाउ इज इक्वल्स टू -थीटा प्रूफ कर लिया। टाउ की जगह I अल्फा, अल्फा की जगह -ω² थीटा, जैसे A की जगह -ω²x। फिर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ω। क्लियर? 2π√I/PE, बड़ा फेमस है ये, 2π√I/PE। तो ये सारी कहानी थी कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स 0 होती है, नेट टॉर्क में और मे नॉट भी 0 होता है, नेट टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा होता है। जरा सा नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लें पहले। यूनिफॉर्म की समरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखते ही उसके ऊपर नेट फोर्स 0, ऑलवेज नेट टॉर्क की वैल्यू P×E, PE साइन थीटा, विच मे और मे नॉट बी 0, है ना। हमने देखा था कभी कभी 0 था। टॉर्क 0 कहाँ पे था? थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इज इक्वल्स टू 180 पे। यहाँ पे हमने बोला था कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? फिर बात कर लेते हैं लास्ट में नॉन, ये आता नहीं सवाल इस पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह बराबर नहीं है, कहीं पे बराबर हो भी सकती है, कहीं बराबर नहीं भी हो सकती। तो भैया इसमें नेट फोर्स के बारे में क्या कहोगे? मे और मे नॉट भी 0। ठीक है। अब हो सकता हो यहाँ पे QE और यहाँ पे QE की वैल्यू अलग अलग हो सकता हो सेम हो, है ना। हो सकता हो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकता हो अलग अलग हो, कभी 0 हो भी सकती है कभी नहीं। भाई नॉन यूनिफॉर्म, कहीं कहीं बराबर कहीं कहीं अलग अलग, कुछ भी, समझ रहे हो। तो QE सेम हो ना हो कोई गारंटी नहीं। नेट टॉर्क की बात भी सेम कहानी, मे और मे नॉट भी 0, इसीलिए इसका डिस्कशन हम नहीं करते। तो ये था पूरा लेक्चर, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।